नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में। आज से कुछ वक्त पहले इसी सीरीज में हमने बात की थी नाइजर में तख्ता पलट की। उस बात को लगभग एक महीना बीता होगा कि गैबोन में ऐसी एक और तख्ता पलट की खबर सामने आई है। तो अफ्रीका में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है और पहले जैसे कि आपको पता होगा कि अफ्रीका जो है वो एक कॉलोनी हुआ करती थी। जब ये आज़ाद होती है 1950 के आसपास, जब ये कॉलोनी आज़ाद होनी स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे इनको लेगेसी के तौर पे जो है डेमोक्रेसी मिलती है। ये डेमोक्रेसी इनको मिल तो जाती है वेस्टर्न कंट्रीज से, लेकिन ये यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये डायनेस्टिक रूल्स जो है वो स्थापित हो जाते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज जो है पावर में आ जाती है और वो बार बार इलेक्शन करवाती तो है, लेकिन वो इलेक्शन वही फैमिलीज जीतती है और वही लोग शासन में रहते हैं। जैसा कि अगर हम गबन के केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है अभी के जो प्रेसिडेंट थे इनके, उसके फादर भी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 42 साल तक शासन किया। उसके बाद 2009 में जो है अभी के तत्कालीन प्रेसिडेंट जिन्हें हटाया गया है वो शासन में आए। 2009 से लेकर के वो अब तक जो है शासन में रहे। हालांकि इलेक्शंस होते हैं, हर बार यही जीतते हैं। इसकी वजह से जो है वहां की जनता को थोड़ा सा ये लगता है कि शायद इलेक्शंस कहीं ना कहीं अनफेयर है या फिर जो ठीक से नहीं कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। उसी चीज का फायदा उठाते हुए मिलिट्री ने कहा है कि सिंस इलेक्शंस, अभी के जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद बोला गया है कि ये इलेक्शंस जो है डिस्प्यूटेड है और इनके रिजल्ट पे कहीं ना कहीं जो है फेरबदल हुआ है या फिर इलेक्शंस फेयरली नहीं हुए। उसकी वजह से जो है राष्ट्रपति को इन्होंने नजरबंद कर दिया है। आज के डिस्कशन हम लोग पूरी तरह से इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों अफ्रीका में ऐसे तख्ता पलट जैसी चीजें बार बार होती रहती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं। इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाली है अफ्रीका के बारे में और मोस्टली जो है गबोन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आफ्टर नाइजर नाउ गबोन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ वक्त पहले नाइजर में ऐसी कू हुई थी, उसके बाद अब जो है गबोन में एक महीने के बाद ऐसी खबर सामने आई है। फिर हम देखेंगे लोकेशन ऑफ गैबोन। ठीक है, हम इसके बारे में दो चार बातें कर लेंगे वहीं पे। उसके बाद देखेंगे व्हाई कू इज रिटन इन अफ्रीकाज फेट, कि अफ्रीका की नियति में ऐसे तख्तापलट क्यों लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1950 के आसपास जो है ये कॉलोनीज आजाद होना स्टार्ट हुई थी। 1950 से लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 214 बार जो है ऐसी कोशिशें की गई है तख्तापलट की, और उन 214 में से आप देखेंगे कि लगभग 106 बार सरकार को सक्सेसफुली तख्तापलट कर दिया गया है, सरकार को वहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आप कह सकते हैं 1950 के बाद 106 बार जो है गवर्नमेंट रेजिम में चेंज हुआ है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 1960-70 के बारे में बात करें तो उस टाइम पे कुछ ऐसा माहौल था कि हर 55 दिन में लगभग ऑन एवरेज ये बात आती थी कि अफ्रीका में फिर से किसी देश की सरकार बदल दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे एक बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो हम रीजंस देखेंगे कि ये जो कू बार बार हो रही है वो अफ्रीका की नीति में क्यों ऐसे फिक्स हो चुकी है। ठीक है, फिर अली बोंगो ओडिम्बा, ये जो है गैबोन के राष्ट्रपति थे जब इनको हटा करके इनको नजरबंद कर दिया गया। मिलिट्री ने जो है पावर सीज कर ली। इनके खुद के जो है प्रेसिडेंशियल गार्ड जो होते हैं, प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने इनको नजरबंद कर दिया और मिलिट्री ने शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, फिर हम गबोन में जो है कुछ इश्यूज देखेंगे कि किसकी वजह से ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आई है। चेंजिंग ट्रेंड्स इन अफ्रीका, देखेंगे कि अफ्रीका में ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं और इन चेंजेस की वजह से ट्रेंड्स में क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। जब हम देखेंगे कि अफ्रीका के बाकी की नेशंस के साथ जो रिलेशंस हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर वे अहेड देखते हुए हम लोग आर्टिकल को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर आफ्टर नाइजर नाउ इन गबन, जैसा कि मैंने बताया नाइजर में जो वहां के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बजौम, इनको जो है हटा करके वहां पे एक मिलिट्री गवर्नेंस स्टार्ट की गई थी, स्थापित की गई थी। तो यहाँ के जो रीजनल पावर्स हैं या फिर आप कहें कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था कि आप जो है जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी को रिस्टोर कीजिए। इस अल्टीमेटम को आप देखेंगे कि बिल्कुल नकार दिया गया है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और इसी के एक महीने के अंदर एक ऐसी दूसरी घटना हमारे सामने फिर से आती है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूडान, माली, बुर्किना फासो या फिर गुयाना, इन सब जगह पे ये कूच होते रहे हैं, बार बार हमने देखा है। अभी नाइजर का नाम भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? इनके लिए तो जो रीजन है वो है आपका साहेल रीजन। साहेल रीजन में ये कंट्रीज होने की वजह से ये इंस्टेबल है, क्योंकि वहां पे जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे अभी। लेकिन अभी जब हम गबोन की बात करते हैं तो गबोन इस रीजन से बाहर है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, गबोन एक रिसोर्स रिच एरिया है। इसके अलावा हम जब इसकी बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम जो है इस एरिया की है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ वो सब आज हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइजर में 2023 में कू हुई है, सूडान में 21 और 23 में हुई है, माली में 20 और 21 में हुई है। तो ये जो है आप यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हैं इनके। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं गबोन की लोकेशन, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये आपकी गबोन की लोकेशन है। आप यहाँ पे कह सकते हैं ये एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ये जो कंट्रीज है ये वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, ये आपकी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज में से एक है। इसकी एक बाउंड्री जो है इधर अटलांटिक ओशन के साथ लगती है। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी आपको साहिल रीजन के बारे में बताया था। तो ये जो पिंक बेल्ट आप देख रहे हैं ये साहिल रीजन है। इस साहिल रीजन में जो कंट्रीज है वो इंस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक टेररिज्म है। ऑब्वियसली जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, तो पॉलिटिकली इंस्टेबल होंगी वो कंट्रीज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है माली में, नाइजर में, छड़ में जो है बार बार कूच होते रहते हैं। ठीक है, जब हम गबन की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी लोकेशन जो है वो आपकी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। इसकी कैपिटल जो है लिब्रेविल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, ये कोस्ट पे कैपिटल इसकी है। और देखेंगे कि कंट्री के एकदम ही वेस्टर्न साइड में इसकी कैपिटल है। उसके अलावा जो है बाउंड्रीज देखेंगे तो कॉन्गो के साथ, कैमरून के साथ और इक्वेटोरियल गिनी के साथ इसकी बाउंड्री ये शेयर करता है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और देख लेते हैं। ये एक ऑयल रिच कंट्री है, तो ओपेक की मेंबर भी है ये, वन ऑफ द रिचेस्ट इन टर्म ऑफ कैपिटल इनकम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी भी ज्यादा है। अब आप लोग बोलेंगे कि पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, पॉवर्टी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इनकम है इसके अंदर गैप बहुत है। कुछ फैमिलीज है या कुछ ऐसे सेक्शन है जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, और कुछ जो है वो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में है। ठीक है, फिर दूसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो अभी हमने इसके बारे में बात की कि अभी यहाँ पे एक कू हुआ है। ठीक है, गबोन इज अ फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी। ठीक है, एंड रिटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विथ फ्रेंच एंड फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर। सिंस यहाँ पे फ्रांसीसी लोग बहुत टाइम तक रहे हैं, तो उनके लैंग्वेज और कल्चर का प्रभाव यहाँ पे दिखता है। ठीक है, फिर वाई कू इज रिटन इन अफ्रीकाज फेट, कि अफ्रीका की नियति में जो है ये शब्द क्यों अटैच हो चुका है। ठीक है, इसके कुछ रीजन है, जैसे डायनेस्टिक ट्रेंड्स। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये कॉलोनीज आजाद हुई थी तो उन्होंने डेमोक्रेसी एज अ लेगेसी अडॉप्ट तो किया, लेकिन उस वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो वहां पे हुआ क्या कि ये जो पावरफुल फैमिलीज थी वो इलेक्शंस लड़ती और इलेक्शंस जीत जाती, और वही मतलब एक आप कह सकते हैं परिवारवाद जैसी सिचुएशन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई। गबन की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है पहले मिस्टर ओमार जो थे, ओमार बोंगा जो है वो प्रेसिडेंट थे यहाँ के। इन्होंने लगभग 42 साल शासन किया। फिर 2009 में जो है अभी के जो रिसेंट अली बोंगा जो है वो उन्होंने सत्ता हासिल की, इलेक्शंस लड़े, इलेक्शंस जीते। लेकिन बार बार एक ही इंसान जब इलेक्शन जीत रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ऐसा लगता है कि शायद इलेक्शंस फेयर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो दे लॉस्ट फेथ इन इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद फॉरेन इन्फ्लुएंस, जब ये कॉलोनी रहे थे उसके बाद फ्रांस के साथ इनके ज्यादा अच्छे टाइज हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे इंटरनली जो है काफी इंटरनल अफेयर्स में जो है इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। सिंस ये रिसोर्स रिच है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन भी ज्यादा हुआ है इनका, और उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो है पब्लिक के अंदर रिजेंटमेंट आ गया है कि ये बाहर के लोग जो है हमारे रिसोर्स यूज कर रहे हैं, और उसके साथ फिर हमको उसका जो है फायदा नहीं मिल रहा है। हम तो पॉवर्टी में ही रह रहे हैं, चाहे ऑयल रिच होने के बाद भी ये कंट्री जो है पुअर है। फिर साहिल रीजन के बारे में मैंने आपको बात कर दी है कि ये जो है अफ्रीका के आधी ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो ये कू हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इस्लामिक मिलिटेंसी। ठीक है, फिर करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये तो नो डाउट इसके इम्पैक्ट रहेंगे जहां पे ये सारी चीजें होंगी तो। ठीक है,
फिर मिलिट्री प्रॉमिस्ड बेटर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। मिलिट्री ने बोला कि सिंस आपकी ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो ये नहीं दे पा रही है, ऊपर से इलेक्शन भी फेयर तरीके से नहीं करवा रहे, तो हम आपको जो है ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी की अपॉर्चुनिटीज देंगे, ठीक है, और हम ये फ्रांसीसी जो बाहर के इन्फ्लुएंस है, फॉरेन इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म कर देंगे। इसकी वजह से पब्लिक रिजेंटमेंट का फायदा उठाते हुए इन्होंने जो है ये कू की और सक्सेसफुल रहे। अली बोंगो ओडिम्बा, जैसा कि मैंने बताया, ये जो है अपने फादर के बाद 2009 में जो है पावर में आए थे, ठीक है। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली इलेक्शंस लड़े हैं और पावर में रहे हैं। इनके फादर जो है लगभग 42 साल के लिए रूल किए। इन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो है कि इन्होंने प्रिजर्व करने की बात की थी फॉरेस्ट को, रिजर्व फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने की बात की, जो कि गबन में लगभग 90% एरिया है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो इनको काफी अप्रिसिएशन मिला, लेकिन ये अपने घर में जो है अपने रूल को नहीं बचा पाए, ठीक है। गबन के केस में क्या हुआ, अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली डिस्प्यूटेड इलेक्शंस जो हुए थे उसके रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, और उसमें जो है मिस्टर प्रेसिडेंट जो वहां पे जीत जाते हैं। तो मिलिट्री ने देखा कि ये इलेक्शंस में जीत गए हैं और इलेक्शन डिस्प्यूटेड थे, तो और पब्लिक रिजेंटमेंट तो है ही, तो उसका फायदा उठाते हुए मिलिट्री, इनके जो रिपब्लिकन गार्ड है जिसे प्रेसिडेंशियल गार्ड बोलते हैं, उन्होंने पावर को सीज कर लिया वहां पे और प्रेसिडेंट को जो है नजरबंद कर लिया, ठीक है। इशू इन गबन, तो हमने ये देख लिया, आप देख लीजिए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद रेजिम गॉट फ्रेंच प्रोटेक्शन, इनकी आजादी के बाद अंडर फ्रेंच ही रहे हैं, ये प्रोटेक्शन उनका, क्लोजर टाइज भी थे इनके साथ में। अब ये प्रोटेक्शन इनको मिलता कैसे था, फॉर रिटर्न बिजनेस फेवर्स, कि आप जो है इकोनॉमिकली फ्रेंच को आप सपोर्ट करेंगे रिसोर्सेज के मामले में, और ये आपको प्रोटेक्शन देंगे, और उसकी वजह से जो है पब्लिक में रिजेंटमेंट हुआ कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिशन डिमांडिंग फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, वहां की जो ऑपोजिशन है उन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शंस डिमांड किए, तो इसकी वजह से एक ऑरा क्रिएट हो गया पब्लिक के अंदर कि एक तो इलेक्शन फेयर नहीं करवा रहे हैं, दूसरा फ्रेंच को फेवर्स मिल रहे हैं इनकी सत्ता के अंदर, और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नेंस है नहीं, करप्शन है। तो उन्होंने जब ये मिलिट्री ने कू किया इस चीज का फायदा उठाते हुए, तो पब्लिक इस आप रिएक्शन देखेंगे कि लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, ठीक है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये कूप जो है वो दो मेजर ट्रेंड जो है वो आपके सामने रखती है अफ्रीका के अंदर। एक तो ये ट्रेडिशनल रेजिम जो है, ये जो डायनेस्टिक रेजिम्स हैं, वो लगातार एक प्रेशर के अंडर में आ रही है, ठीक है। और प्रेशर कहां से आ रहा है, वो विद इन कंट्री के अंदर से एक प्रेशर उन पर बनाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जब ये प्रेशर बन रहा है तो वहां पे एक जनरेशन है मिलिट्री जनरल्स की, ये जो मिलिट्री जनरल्स है वो पावर सीकर्स है, ठीक है, पावर हंग्री है। तो इनको लग रहा है कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और पावर को सीज कर दिया गया, टू ग्रैब द पावर, ठीक है। उसके बाद सिंस आप ऐसे पावर ले रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं रीजन के अंदर, तो उसका इंपैक्ट होंगे, आपके आसपास के लोग जो है उसका फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे देर आर चांसेस कि ट्रांस बॉर्डर थ्रेट्स जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है, इलेक्शंस में थ्रेट हो, रेजिम स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर आप किसी रेजिम को चेंज कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाती है वहां पे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू यहाँ पे हो सकता है। और आपको जैसा कि बताया, साहेल रीजन जो है इसके थोड़ा सा ही ऊपर है, अब वहां पे मिलिटेंसी है, वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो वो भी चाहेंगे कि यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस बढ़े। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस एरिया पे भी उनका इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। द कूप ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कॉन्टिनेंट्स चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स का मतलब है कि आप जब इसका इंटरनेशनल लेवल पे इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे या महत्व देखेंगे, तो उसके बारे में बात, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में क्या चेंज आ रहे हैं। ये सारी कंट्रीज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पहले फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करती थी, और फ्रेंच नहीं होती थी तो मतलब कॉलोनीज हुआ करती थी, वेस्टर्न कंट्रीज के अंडर में रहा करती थी, ठीक है। जब अभी माली, बुर्किना फासो वगैरह में जो है यहाँ पे कूच हुई, तो आप देखेंगे कि रशिया का यहाँ पे इन्फ्लुएंस जो है बढ़ रहा है, ठीक है। पहले भी अफ्रीका जो है कोल्ड वॉर के टाइम में भी जो है इन दो कंट्रीज के ब्लॉक्स के बीच में था, यूएसएसआर और यूएसए। अब वो इन्फ्लुएंस यहाँ पे आप देखेंगे कि रशिया का इन्फ्लुएंस फिर से यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। इवन नाइजर में जब कू हुई थी तो लोगों ने रशिया के जो है झंडे वहां पे बाहर रोड्स पे फहराए थे, ठीक है। उसके बाद जब हम गबन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। पहले फ्रांस इनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, अब जो है वो चाइना है, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे रशिया और चाइना वैसे भी क्लोज है काफी, ठीक है। फिर अवे फ्रॉम वेस्ट, और अब जो है ये सिंस फ्रेंच लोगों के साथ इनकी रिजेंटमेंट है, यूएसए के साथ इनकी रिजेंटमेंट है, तो ये लोग जो वेस्टर्न कंट्री से दूर हो रहे हैं अब, ठीक है। तो ये कुछ इंप्लीकेशंस है इन कूज वगैरह के लिए कि कैसे यहाँ पे जो है डायनेमिक्स चेंज हो रही है।
तो इसको कंक्लूजन कैसे है, इसको वे फॉरवर्ड क्या है, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में। तो आप सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको डेमोक्रेसी को जो है रिस्टोर करना होगा, ठीक है। एक पीसफुल गवर्नमेंट आपको बनानी होगी। अब वो आप कैसे करेंगे, तो उसमें आपको क्या है ना, ये अफेक्टेड कंट्रीज जो है वो और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दोनों मिल करके यहाँ के जो है इश्यूज पे काम करेंगे, इस रीजन में जो है पीस जो है इंश्योर करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मिनिमम फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब अब जैसे आपको बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके इंटरनल मैटर्स में आप जो है इंटरफेरेंस करने लगे, ठीक है। तो आपको ये इंटरफेरेंस मिनिमम रखना है, क्योंकि आपने ये पहले ज्यादा किया, उसकी वजह से एक वन ऑफ द रीजन ये है कि आप फॉरेन इन्फ्लुएंस ज्यादा था, उसकी वजह से यहाँ पे coup हो रहे हैं, ठीक है। तो आगे से आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरनल अफेयर्स में जो है आप फॉरेन इन्फ्लुएंस कम से कम रखेंगे, और इसी तरीके से जो है अफेक्टेड कंट्रीज और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल करके यहाँ पे पीस इंश्योर कर सकती है। हालांकि ये बहुत फार फेच्ड लग रहा है अभी के सिनेरियो में, बट वही एक सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए आज के एडिटोरियल में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।